अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले जोशीमठ की, जिसे बचाने के लिए आज से अभियान शुरू कर दिया गया है। और इस अभियान के तहत सबसे पहले बद्रीनाथ हाईवे पर मौजूद 2 होटल्स को गिराने की तैयारी तेज हो गई है। इस अभियान को शुरू करने से पहले पूरे इलाके को खाली करवाया गया है और लोगों से भी राहत शिविरों में जाने की लगातार अपील की जा रही है। यह अभियान एक्सपर्ट्स की निगरानी में चलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया है और अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए अब 16 जनवरी की अगली तारीख तय की है। इस पर क्या कुछ कहना है याचिकाकर्ताओं का, हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जोशीमठ बचाने के लिए शुरू हुए इस अभियान पर यह रिपोर्ट देखिए। आप लोग तुरंत इस जगह को छोड़ दें। आप लोग भी इसे आज बंद रखें और छोड़ दें। तुरंत बंद करें इसको भी आज। बद्रीनाथ हाईवे पर मौजूद होटल मलारी इन और माउंट व्यू, ये 2 इमारतें हैं जिन्हें जोशीमठ बचाव अभियान के तहत सबसे पहले गिराने की तैयारी तेज कर दी गई है। इन इमारतों को गिराने से पहले इलाके की बिजली काटी गई, फिर खंभे से बंधे तारों को हटाया गया। साथ ही साथ प्रशासन की टीम ने इलाके में घूम घूमकर लोगों से इमारतों को खाली करने की अपील की, ताकि इमारतों को तोड़ने के अभियान के दौरान किसी तरह के हादसे की कोई गुंजाइश न रह जाए। आप लोग तुरंत इस जगह को छोड़ दें। आप लोग भी इसे आज बंद रखें और छोड़ दें। 5 मंजिला होटल मलारी इन में 24 और 6 मंजिला होटल माउंट व्यू में 30 के करीब कमरे हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से एक-एक करके तोड़ा जाएगा। उत्तराखंड के आस्था का केंद्र जोशीमठ, उसी जोशीमठ को बचाने का महामिशन शुरू हो गया है। सबसे पहले कार्रवाई दिखी हमें लोगों को इवैक्यूएट करने का, और उसके बाद जो कमजोर मकान हैं, जर्जर हो चुके मकान हैं, जिसमें डैमेज मैक्सिमम हो गया है, उनको चिन्हित किया गया, लाल निशान लगाया गया। और अब एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ राज्य सरकार की एक्सपर्ट्स की टीम कहीं ना कहीं उन मकानों को गिराने का काम शुरू कर चुकी है। होटल के मलबे को उठाने के लिए बुलडोजर और फिर मलबे को ले जाने के लिए डंपर वहां पर लाए गए हैं। ये सारा काम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की यानी सीबीआरआई की टीम की निगरानी में किया जा रहा है। कई सारे टीन चादरें से वो शेड्स बने हुए हैं, तो उसको पहले निकालेंगे। उसके बाद जब हम अलग अलग फ्लोर में जाएंगे, वहाँ पे ग्लास विंडोज है, वुडन डोर्स हैं, तो उसको निकाला जाएगा। उसके बाद जो हम नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जैसे दीवार है जिस पे कोई लोड नहीं है, उसको काट के निकालेंगे, क्योंकि ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। तो लास्ट में सिर्फ फ्रेम रहेगा, तब जाके हम लास्ट में फ्रेम को काट के निकालेंगे। इसके अलावा एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें भी वहां पर तैनात हैं, जो लगातार लोगों की मदद में जुटी हुई हैं। इसको आम दर्शकों को लिए आप समझाना चाहें तो फेज वाइज किस तरह से तोड़ा जाएगा? क्या पूरी बिल्डिंग एक बार में गिराई जाएगी? क्या प्रोसेस रहेगा? नहीं, ये फेज वाइज तोड़ा जाएगा। जो चीजें पहले आसानी से निकाली जा सकती हैं, जैसे ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो धीरे धीरे उसको हटाया जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आया जाएगा। हमें समझने के लिए अगर आप बता सके कि इन स्ट्रक्चर्स को, डैमेज स्ट्रक्चर्स को गिराना क्यों जरूरी है? ये गिराना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर, पहले इनमें गैप था, अब ये एकदम चिपक गई हैं, चूंकि क्रैक के और जो सिंकिंग हो रहा है उस रीजन से, तो इसलिए इनको गिराना बहुत जरूरी है। इन दोनों होटल्स के जैसा ही हाल जोशीमठ की 600 से ज्यादा इमारतों का है। इनमें मकान, दुकानें, होटल, धर्मशाला और मंदिर जैसी इमारतें शामिल हैं। किसी का पिलर धंस चुका है, किसी इमारत की दीवार दरक गई है, तो किसी की छत और बालकनी में दरारें देखने को मिल रही हैं। और ये दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही हैं, जिसे देखते हुए लोगों को तेजी से राहत शिविरों की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। चमोली जिले के डीएम हिमांशु खुराना इन राहत शिविरों में रह रहे लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। तमाम सारे लोगों को अलग अलग शेल्टर में, सुरक्षित शेल्टर में ले जाया जा रहा है। कहीं कैंप लगाए गए हैं, कुछ लोगों को पीपल कोठी भी बसाने की योजना है। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से, मेहनत से ये घर बनाए थे, लंबा समय, कई दशक परिवारों के साथ बिताया था,
वो एक एक करके अपना सामान छोड़कर जा रहे हैं। कई लोग रात को चले जाते हैं, सुबह आते हैं, बचा हुआ सामान ले जाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। अब उनके सामने चुनौती है कि जितनी जगह मिली है प्रशासन से उतनी जगह में सामान कैसे रखें। जहां जहां बड़े पिलर हैं दीवारों से सटे हुए होते हैं, दीवार और पिलर के बीच में 4 से 5 इंच का ये पूरा गैप आ चुका है। इन सीढ़ियों के साथ जब आप नीचे जाएंगी तब आपको दिखाई पड़ता है, ये बड़ा पिलर है, दीवारों के साथ इसे होना चाहिए, दोनों के बीच में लगभग 1 फुट का गैप है। इन सीढ़ियों दीवारों के बीच में दरारें पड़ चुकी हैं और ये इतना खतरनाक है कि अगर यहां पर मान लीजिए किसी ढांचे को गिराने की जरूरत है तो आप मशीन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनके ड्रिलिंग के साथ वाइब्रेशन होगी, कंपन होगी और उस कंपन से स्ट्रक्चर किसी और गिर सकता है। जोशीमठ पर आया ये संकट कितना बड़ा है, इसे लेकर एक्सपर्ट्स सरकार को आगाह कर चुके हैं। ऐसे में अब सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसीलिए उसने चरणबद्ध तरीके से दरारग्रस्त इमारतों को खाली कराने और फिर उन्हें तोड़ने का सिलसिला शुरू किया है। लेकिन तिनका तिनका जोड़कर खड़े किए गए अपने इन आशियानों को उजड़ता देखकर पीड़ित परिवारों के आंसू थम नहीं रहे। जिन भाइयों ने घर बनाया था वो आज आए हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, वो हाल समझने के लिए। अगर आप यहाँ कुछ समझ पा रहे हैं तो सिर्फ आंखों में आंसू हैं, गमगीन माहौल है। वो इसलिए क्योंकि सपना था एक साथ रहने का, अरमान था परिवार के साथ समय बिताने का, लेकिन जब आप आज यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आंसुओं का सैलाब है। क्योंकि एक ऐसी आपदा जिसने जोशीमठ के सैकड़ों घरों को अपनी जद में ले लिया है, परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस वक्त जोशीमठ के 9 से ज्यादा वार्ड जमीन धंसने की वजह से संकट में हैं। इन वार्ड्स में हालात और ना बिगड़े, इसकी कोशिश युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। खतरा इस वक्त ये है कि जब बारिश होगा और जब स्नोफॉल का दौर शुरू होगा, बर्फबारी का दौर शुरू होगा उत्तराखंड में, तो इस तरह के जो मकान हैं वो डैमेज होना और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, इनके गिरने का खतरा बढ़ जाएगा और नीचे की जो बसावट है उस पर बहुत नुकसान होने का खतरा बढ़ेगा। और यही वजह है कि अब वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है जोशीमठ को बचाने का, और उस जोशीमठ को बचाने के लिए जरूरी है कि इन डैमेज मकानों को अब ध्वस्त कर दिया जाए। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे, जोशीमठ। तो जोशीमठ को बचाने के लिए केंद्र और उत्तराखंड सरकार इस वक्त युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और यही वजह है कि आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने इस दौरान पीड़ित परिवारों से बात भी की। केंद्रीय मंत्री की ओर से लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। हमारे सहयोगी अंकित शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से बात की। आप आज जोशीमठ के विजिट के लिए आए हैं, अभी आप जायजा ले रहे हैं, बड़ी त्रासदी हुई है यहाँ पर। दुखद है और सभी जगहों पर मैं आज गया हूँ, आर्मी भी देखी है और सिविलियन स्थान जितने हैं वहाँ भी देख रहे हैं। और जहाँ ये पानी निकल रहा है, जो पहले 500 करीब लीटर प्रति मिनट का ऐसा कुछ बताया जा रहा है, अब थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें जब हमारी जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, भूगर्भ शास्त्रियों की, तब हम कुछ बोल पाएंगे इसमें। सेना करीब 10 या 11 दस्ते बनाए हैं। अगर सिविलियन में जहां पर भी कोई संकट आता है वहां के लिए सेना तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां की जो ब्रिगेड है, जो 5 ब्रिगेड बनी थी 1905 में, भारत की सबसे बड़ी, अंग्रेजों ने अलग अलग कराई थी, सिविलियन और आर्मी, उसमें से एक यहाँ पर है, इसलिए हर मामले में सक्षम है। और हमारा यहाँ पर दूसरी फौज भी हमारी बगल में ही है, आपने अभी देखा होगा स्काउट, गढ़वाल स्काउट देखी, वो भी है। और जितने इर्द गिर्द है वो भी सतर्क हैं। और आईटीबीपी हमारे पास तैयार है, उसकी बटालियन हर जगह तैयार हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीएम, एसएसपी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, आईएएस जो जानकार हैं आपदा के, वो यहाँ कैंप कर रहे हैं। इसलिए पहली हमारी प्राथमिकताएं जो हैं, वो पहली प्राथमिकता है कि जान माल की सुरक्षा करना। हिम्मत रखें, जो होगा वो करेंगे। मोदी जी हर चीज को देख रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं और जिसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। और उधर जोशीमठ में लगातार गहराते संकट पर
अर्जेंट सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 16 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी और इस सिलसिले में याचिका दायर करने वाले जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील पीएन मिश्रा से खास बात की हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने। ये जो जोशी मठ बसा हुआ है, ये जो नीचे कुछ पत्थर के बोल्डर थे, उन पर ऊपर से ग्लेशियर से टूट करके बर्फ के साथ जो मिट्टी वगैरह बालू आई है, उसी के जमने से जो है जो जगह बना उसी पर यह नगर बसा है। इसलिए अगर इनकी जड़ में बोल्डर्स वगैरह में जरा से भी छेड़छाड़ की गई तो इस शहर का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ बहुत जो है बड़ी आबादी नहीं बसानी चाहिए, क्योंकि लकड़ी जलाने के लिए वो पेड़ को काटते हैं, पेड़ वगैरह जो है वो मिट्टी को बांध करके रखते हैं, उनके कटाव से भी संकट पैदा होगा। लेकिन अभी स्थिति यह है कि वहाँ पर 200 से ज़्यादा होटल बना दिए गए हैं, जिनमें कि जो है 1 लाख से अधिक लोग जा करके रहते हैं, जबकि वहाँ की जनसंख्या जो है वो अधिकतम जो है 20,000 के करीब होगी और बाहर के लोग जो है वहाँ लाखों लोग वहाँ जाते हैं। इस तरीके से मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पर ध्यान न देने के कारण ये जो तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो टनल है, जो उसकी खुदाई हुई, जो जड़ के पत्थरों में जो है छेड़छाड़ हुई, ब्लास्ट हुआ, उससे ही जो है यह धसान हो रहा है। अब तो शहर के अस्तित्व पर संकट है। 16 तारीख को जब सुनवाई शुरू होगी तो आपकी मुख्य दलील इन ऐतिहासिक तथ्यों को और ये रिपोर्ट्स, कमीशन की रिपोर्ट्स और इसके अलावा पुराने मामले जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद अलाउ किया था कि विकास भी होना चाहिए और सुरक्षा भी होनी चाहिए, तो इन सारी चीजों को आप मेंशन करेंगे? हाँ, इन सारी चीजों को मेंशन करेंगे। जैसे आप आज ही दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली नगर में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तमाम मकबरों को और अन्य चीजों को संरक्षित करके रखता है। जैसे इसको यूनाइटेड नेशंस भी कुछ चीजों को धरोहर घोषित करता है, तो वैसे ही ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर हैं, विरासत हैं, इनको सजो के रखना जो है राष्ट्र का परम कर्तव्य है। ये सब बातें माननीय न्यायालय के समक्ष लाई जाएंगी और सबसे बड़ी बात तो ये लाई जाएगी कि पहले जो वहाँ के आदमी हैं उनके प्राण की रक्षा की जाए। और अब कार के शौकीनों के लिए जरूरी खबर, देश में ऑटो एक्सपो की वापसी लंबे समय बाद हो रही है। ऑटो एक्सपो पर लगा कोरोना ब्रेक खत्म हो गया और आगाज हो रहा है ऑटो एक्सपो 2023 का। आखिरी बार ऑटो एक्सपो का आयोजन साल 2020 में किया गया था, जिसके बाद कोरोना के कारण इसका आयोजन 2022 में नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार ऑटो एक्सपो पहले से अलग और बेहद खास होने जा रहा है। क्या है नया और क्यों खास है इस बार का ऑटो एक्सपो, देखिए इस रिपोर्ट में। कार के शौकीनों का इंतजार खत्म हो गया। बुधवार से ऑटो एक्सपो का आगाज होने जा रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 3 साल से ऑटो एक्सपो पर ब्रेक लगा था, लेकिन अब 3 साल बाद भारत में 16वां ऑटो एक्सपो लगने जा रहा है और इस मोटर शो में तमाम कंपनियां अपनी गाड़ियों का प्रदर्शन करने वाली है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत होगी। 11 जनवरी से इस मेले का आगाज हो रहा है, लेकिन ऑटो एक्सपो में 13 जनवरी से एंट्री शुरू होगी। यानी ऑटोमोबाइल के दीवानों के लिए एक्सपो 13 जनवरी से 18 जनवरी तक खुला रहेगा। ऑटो एक्सपो का उद्घाटन 12 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया जाएगा। 13 जनवरी को एक्सपो में सिर्फ बिजनेस क्लास के लोगों को ही जाने की इजाजत होगी और 14 तारीख को यहां आम लोगों के लिए एंट्री खोल दी जाएगी। ऑटो एक्सपो द मोटर शो 2023 में इस बार 48 मैन्युफैक्चरर समेत 114 स्टेक होल्डर्स शामिल हो रहे हैं और संभव है कि इस मोटर शो में 5 वैश्विक प्रीमियर समेत 75 से ज्यादा वाहनों को लॉन्च किया जाएगा। और अगर आप इस इवेंट का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ऑटो एक्सपो को देखने के लिए 750 रुपए का टिकट देना होगा, लेकिन 14 और 15 जनवरी का टिकट खरीदने के लिए 475 रुपए देने होंगे। वहीं 16 से 18 जनवरी तक टिकट के लिए मात्र 350 रुपए खर्च करने होंगे। इस बार का ऑटो एक्सपो बेहद खास रहने वाला है। मोटर शो में इस बार इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों का बोलबाला रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इसकी वजह से इस बार के ऑटो एक्सपो में 30 इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स शामिल होने जा रहे हैं। इस बार ऑटो एक्सपो में 175 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 75 से ज्यादा नई गाड़ियां लॉन्च की जाएंगी। ऑटो एक्सपो
इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हर बार फ्यूचर की गाड़ियां और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जो कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए आने वाली हैं वो दिखाई जाती हैं। इस बार का भी ऑटो एक्सपो टेक्नोलॉजी और फ्यूचर कार्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस तरह से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस बार ऑटो एक्सपो में पेट्रोल के विकल्प के रूप में कौन कौन से नए साधन ऑटो की इंडस्ट्री में आने वाले हैं, ये ऑटो एक्सपो में दिखने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लंबी रेंज इस ऑटो एक्सपो में दिखने वाली है। भविष्य की हम कारों की बात करें, फ्यूचर कार्स की बात करें, तो हाइड्रोजन गाड़ियों को भी इस ऑटो एक्सपो में दिखाया जाएगा। क्या उनका फ्यूचर होगा, ये भी बताया जाएगा। इस बार ऑटो एक्सपो की थीम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी रखी गई है। इस थीम का मतलब है कि इस इवेंट में ज्यादा सुरक्षित, साफ, ग्रीन और भविष्य में आने वाले वाहनों को दिखाया जाएगा। इस इवेंट में इंटरनल कम्बशन इंजन, सीएनजी, एलएनजी, एथेनॉल से चलने वाले एलएक्स वाहन, हाइड्रोजन तकनीक से चलने वाले वाहनों के प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन उत्पादों को पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आप पहली बार देखोगे, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, देन यू विल सी अ रेंज ऑफ सीएनजी, एलएनजी। हम लोग कैसे बोलते हैं, बायोफ्यूल इज इथेनॉल, तो बायोफ्यूल इथेनॉल, गैसियस फ्यूल जो सीएनजी, एलएनजी। देन ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें आपको इलेक्ट्रिक भी दिखेगी, हाइब्रिड भी दिखेगी आपको। उसके अलावा आपको दिखेंगी हाइड्रोजन में यू सी हाइड्रोजन आइस एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल। सो कंप्लीट रेंज, इतना रेंज आपको पहले कभी किसी एक्सपो में दिखा नहीं होगा, बिकॉज काफी काम इंडस्ट्री कर रही है, वो आपको वो शोकेस करेगी। इस भव्य मोटर शो में नई कारों के अलावा सुपर कार पेविलियन और विंटेज कार पेविलियन का भी आयोजन किया गया है, जिनमें बेहतरीन लग्जरी गाड़ियों और विंटेज कलेक्शन को शोकेस किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल ऑटो एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की झलक भी आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स भी अपने अपकमिंग मॉडल्स को शोकेस करते नजर आएंगे। हालांकि इस बार की ऑटो एक्सपो में महिंद्रा, स्कोडा, फॉक्सवैगन और रेनॉ, निसान जैसी दिग्गज कंपनियां नदारद रहेंगी। वहीं लग्जरी ब्रांड्स की बात की जाए तो BMW, मर्सिडीज, ऑडी ने भी इस ऑटो एक्सपो से फिलहाल किनारा कर लिया है। लोगों को इस इवेंट में नए ब्रांड देखने का मौका मिलेगा और खास बात यह है कि लोगों की दिलचस्पी के लिए इस इवेंट को रोचक बनाने की कोशिश भी की गई है। 5 दशक से ज्यादा समय तक भारत की सड़कों पर राज करने वाली प्रतिष्ठित एम्बेसडर कार को पूरी तरह से ऑटोमोबाइल स्क्रैप से दिखाया गया है। और इस भव्य शो में जाने के लिए क्या समय रखा गया है, आप कहां से इसके लिए टिकट ले सकते हैं, ये विस्तार से मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले तो बता दूं कि लोग इस एक्सपो में अगर जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट के लिए bookmyshow.com से अपना टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा आप सीधा एक्सपो में जाकर भी IEML ग्रेटर नोएडा के टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। और जो लोग किसी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं वो मेट्रो से भी एक्सपो में जा सकते हैं। उनके लिए कुछ मेट्रो स्टेशन पर टिकट खरीदने की सुविधा है। इसमें नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन, नॉलेज पार्क, बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से आप टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, हौज खास मेट्रो स्टेशन और कश्मीरी गेट पर भी ऑटो एक्सपो का टिकट मिल सकता है। चलिए, टिकट तो हो गया, लेकिन अब ऑटो एक्सपो की टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो ऑटो एक्सपो में सुबह 11 बजे से 7 बजे तक एंट्री की व्यवस्था है। 14 से 17 जनवरी तक आधा घंटा और लोगों को दिया गया है, यानी कि एक्सपो रात 8 बजे तक इन तारीखों में चलेगा। और मेले के आखिरी दिन यानी कि 18 जनवरी को इसका समय शाम 6 बजे तक ही निर्धारित किया गया है। ऑटो एक्सपो भारत की सबसे बड़ी द्विवार्षिक ऑटोमोबाइल प्रदर्शनी है और ये हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसका आखिरी बार 2020 में आयोजन हुआ था और इसके बाद 2022 में कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब एक बार फिर से ऑटोमोबाइल जगत की ये सबसे बड़ी प्रदर्शनी सजने के लिए तैयार है और ऑटो सेक्टर के साथ ही आम लोगों को भी इस एक्सपो से खासी उम्मीदें हैं। इस बार एक्सपो में क्या खास रहने वाला है, जानने के लिए मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया ने ऑटो एक्सपो 2023 के आकर्षण और व्यवस्था को लेकर सियाम की डीजी राजेश मेनन से बात की। आइए दिखाते हैं आपको। ऑटो एक्सपो 2023 शुरू हो रहा है। 13 जनवरी से आम लोग भी यहां पर पहुंच सकेंगे। हमारे साथ राजेश मेनन जी हैं, डीजी सियाम। सर,
इस बार किस तरह से खास होने वाला है ऑटो एक्सपो? ऑटो एक्सपो जो मोटर शो हम लोग ऑर्गेनाइज करें IML में, वो 13 तारीख से 18 तारीख तक है, जनवरी ऑफ कोर्स। इस बार आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो हैं गाड़ियों की देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो 2-3 व्हीलर, कार्स, कमर्शियल व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल्स, CNG LNG की गाड़ियाँ, हाइड्रोजन से चलती हुई गाड़ियाँ, इथेनॉल बेस्ड व्हीकल, जो तो आपको सारी की सारी जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऑप्शन सब देखने को मिलेगा। सर, कौन कौन से बड़े ब्रांड हैं, कितने नए व्हीकल लॉन्च होने वाले हैं, कितने मैन्युफैक्चरर्स हिस्सा ले रहे हैं? अगर आप देखें 114 एक्सिबिटर्स हैं। 114 एक्सिबिटर्स में से करीबन 80 इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं। उनमें से हम जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, टोयोटा क्लोस्का मोटर, Hyundai, किया, टाटा मोटर्स सब पार्टिसिपेट कर रही हैं, आइशर, अशोक लेलैंड। उसके अलावा हम लोग इस शो में करीबन 75 लॉन्चेस होंगी, गाड़ियों की न्यू लॉन्चेस और अनवीलिंग्स दिखी जाएंगी इस शो के अंदर। सर, अब क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या देखने को मिलेगी? अभी जो हम बात करते थे, अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत CNG के बाद आया, अब हम एथेनॉल की बात कर रहे हैं। क्या कुछ नई टेक्नोलॉजीज जहाँ दिखने वाली हैं? जैसे ही मैंने बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी दिखेंगे, काफ़ी मूवमेंट है, बैटरीज में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, तो वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा इथेनॉल के अंदर फ्लेक्स फ्यूल में काफ़ी फोकस चल रहा है, उसमें वर्किंग प्रोटोटाइप कुछ कंपनी डिस्प्ले करेंगी, वो भी देखने को मिलेगा। और हाइड्रोजन में बिल्कुल देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से की फोकस क्या रहने वाला है? कितना फुटफॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जनवरी में इस बार आप ऑटो एक्सपो कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ठंड की वजह से कहीं फुटफॉल कम ना हो जाए? उम्मीद है कि फुटफॉल जैसे पिछली बार है उससे ज़्यादा ही हो, उम्मीद रख रहे हैं हम। कोशिश रहेगी कि लोग आके देखें, और फोकस रहेगा क्लीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल मोबिलिटी। ठीक है राजेश मेनन जी, बात यही कहते हुए कि ऑटो एक्सपो में फ्यूचर की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, कार के लिहाज से, फ्यूल के लिहाज से। तो 13 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आप भी जरूर अपने परिवार के साथ पहुंचे और दिखाएं कि आखिर आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में या फिर एथेनॉल व्हीकल में आपके लिए, आम आदमी के लिए क्या कुछ ऑप्शन ये ऑटो एक्सपो लेकर आ रहा है। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ मनीष रसिया, ग्रेटर नोएडा। चलिए बात कोर्ट कचहरी की कर लेते हैं। शायद ही ऐसा कोई हो जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना चाहे, क्योंकि मेहनत मशक्कत से कमाए धन की बेहिसाब बर्बादी के अलावा हंसते खेलते परिवार तक बर्बाद हो जाते हैं। और उसकी एक वजह बड़े वकीलों की आसमान छूती महंगी फीस भी है, जिसको देने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती है कि अदालत की दहलीज पर मामले का निपटारा जल्द हो पाएगा। वकीलों की मुंह मांगी फीस चुकाने के बावजूद कई बार तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते कई पीढ़ियां निकल जाती हैं। इससे भी बुरा तब होता है जब किसी बेकसूर को साल दर साल कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। हर तारीख पर महंगी फीस देने तक के पैसे उनके पास नहीं होते। कोर्ट कचहरी की इस कड़वी हकीकत के बीच एक अच्छी खबर है। डू नॉट पे नाम की अमेरिकी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक रोबोट तैयार किया है, जो एक वकील के तौर पर अदालत में अपने मुवक्किल यानी कि एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बने इस रोबोट को स्मार्टफोन पर ऐप के जरिए ऑपरेट किया जा सकेगा। दुनिया का पहला रोबोट वकील कोर्ट में कानूनी तथ्यों पर बहस करने में भी सक्षम होगा। असल में यह रोबोट आरोपी से जुड़ा होगा, अदालती कार्रवाई और विपक्ष की दलीलों को सुनेगा और आरोपी को एयरपीस के जरिए सलाह देगा कि बोलना क्या है। डू नॉट पे कंपनी की तरफ से बनाए गए इस रोबोट का पहली बार इस्तेमाल अगले महीने फरवरी में होने वाला है, जिसमें वो ओवर स्पीडिंग के एक मामले में आरोपी का बचाव करेगा। कंपनी का कहना है कि अगर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोपी उनके रोबोट की सलाह के बाद भी केस हार जाता है, तो अमेरिकी कंपनी डू नॉट पे आरोपी की जगह जुर्माने की राशि खुद भरेगी। ये तकनीक ऐसे वक्त पर आ रही है जब भारत में मुकदमों को लंबा खींचने का आरोप सबसे ज्यादा वकीलों पर ही लगता है। गरीब से गरीब आदमी भी न्याय की आस में, जिनको मुंह मांगी फीस देता है, क्लाइंट की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी कुछ वकील कोई ना कोई बहाना बनाकर पेशों की तारीखें आगे बढ़वाते रहते हैं और न्याय की आस में आम आदमी कई साल तक भटकता रहता है, जिसकी वजह से न्यायिक व्यवस्था से भी उसका भरोसा उठ जाता है। जानकर कह रहे हैं कि अदालती पेचीदगियों में ये कितना कारगर होगा ये भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर सब कुछ ट्रैक पर रहा तो कुछ फायदे जरूर दिख रहे हैं।
एक तो कम समय में केस का निपटारा हो जाएगा, क्लाइंट को वकीलों की केस को लंबे वक्त तक खींचने की आदत से मुक्ति मिलेगी, फीस में बहुत बड़ी राहत होगी और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो कम से कम छोटे केसेस में महंगे वकीलों की तो जरूरत नहीं होगी। इसमें जो अभी तक जानकारी आई है उसमें एक कंपनी है जिसने डू नॉट पे ऐसा करके एक ऐप बनाया है। उस ऐप का जो चार्ज है वो 3 महीने के लिए आपको $12 देने पड़ेंगे, यानी उससे जो ब्लू टिक आप लेते हैं उससे थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पर $8 1 महीने का ले रहे हैं और वो $12 1 महीने का चार्ज कर रहे हैं। भारतीय $36 3 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन है उसका, और उसके बाद फिर आप उस पर हायर कर सकते हैं और उसमें बाकी जो भी उसके नियम कायदे हैं वो ये हैं, लेकिन ऐप को आपको सब्सक्राइब करने के लिए ये रकम देनी पड़ेगी और इस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो धीरे धीरे कमोबेश अभी नहीं तो आज नहीं तो निश्चय कल इंडिया में भी आएगी, भारत में भी आएगी ये तकनीक और आना भी चाहिए। हाँ, तो उससे इस पेशे को कितना फायदा मिलेगा, रफ्तार मिलेगी वकालत के पेशे को, या कितना नुकसान होगा? देखिए, वकालत का पेशा और न्याय ये एक पहलू में तो दोनों एक साथ हैं, लेकिन कहीं कहीं ये अलग है। देखिए, जो न्याय व्यवस्था है उसके लिए ये एक अच्छा कदम है और वकीलों को सपोर्ट करने में और वकालत के लिए ये अभी ट्रायल बेसिस पे इसको देखा जाएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी पर्सन, एनी सिटीजन इज टू गेट जस्टिस। उसको न्याय मिलना चाहिए। अब वो न्याय अगर उसको रोबोट दिला सकता है और अगर वो उस रोबोट से सेटिस्फाइड है तो ये उसका विवेक है। यानी कुल मिलाकर बात यहीं आकर रुकती है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय सस्ता हो, सरल हो, सुगम हो और आसानी से आदमी अपनी बात अदालत तक पहुंचा सके और अपने बचाव में चीजें बता सके, वो चाहे इंसानी वकील बताएं या फिर वो रोबोट बताएं। लेकिन फिलहाल एक शुरुआत तो हो ही चुकी है और जब शुरुआत हो चुकी है तो बात अमेरिका से निकली है तो भारत तक जरूर आएगी, आज नहीं तो निश्चय कल। और अब आज शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान की विवादों के बीच इस फिल्म का ट्रेलर आज जारी कर दिया गया। फिल्म पठान के ट्रेलर को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिल्म पठान के जरिए किंग खान करीब 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किंग खान की पठान को दर्शकों का प्यार कितना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पठान के बाद अब बात उस फिल्म की कर लेते हैं जो दुनिया भर में धमाल मचा रही है। हम बात कर रहे हैं अवतार 2 की। पूरी दुनिया में इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और ये खूब कमाई भी कर रही है। भारत में तो इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 454 करोड़ की कमाई कर ली है और इसी के साथ इसने भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अवतार 2 का नया कीर्तिमान, तोड़ डाला एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड। पता है मैं आपको अजीब लगती हूँ, बड़े मंत्रों के पीछे से निकलेगा, पर उसका एहसास है मुझे। भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बनी अवतार 2। उसकी धड़कन सुन सकती हूँ, वो बहुत करीब है। पर्दे पर दिखा जेम्स कैमरून की नीली दुनिया का कमाल। जबरदस्त। 454 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर अब भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन चुकी है। हालांकि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की बात करें तो इस लिस्ट में अवतार 2 फिलहाल 7वें नंबर पर है और नंबर 1 पर है इसी फिल्म का पहला पार्ट यानी अवतार, जो साल 2009 में रिलीज हुआ था। पानी की राह हर चीज को जोड़ती है, जिंदगी से पहले और मौत के बाद भी। ये घर है हमारा। मुझे तुम्हारा
साथ चाहिए और तुम्हें दिल मजबूत करना होगा। 16 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म अवतार 2 का जिस तरह से अभी पूरी दुनिया में क्रेज बना हुआ है, उसे देखते हुए लगता है कि ये फिल्म अपने पहले ही पार्ट का रिकॉर्ड जल्द तोड़ देगी और फिर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली दोनों फिल्म अवतार और अवतार 2 होंगी। खैर, इसमें तो अभी वक्त है, लेकिन भारत में ये कमाल हो चुका है क्योंकि अवतार 2 अब भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन चुकी है। भारत में इस फिल्म को इंग्लिश और हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया गया था। फिल्म एवेंजर्स एंड गेम की बात करें तो ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी और सुपर हीरोज से बनी इस फिल्म की नेट कमाई भारत में 373 करोड़ 22 लाख रुपए थी। बीते कल की हार को अब आने वाले कल की जीत बनाना है। फिलहाल भारत में अवतार 2 अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है, लेकिन देखना अब ये है कि क्या ये फिल्म दुनिया भर में भी नया रिकॉर्ड बना पाती है या नहीं। मुझे यकीन है हम जहां भी हों, ये परिवार एंटरटेनमेंट डेस्क, गुड न्यूज टुडे। हमें सुरक्षित रखेगा। गुवाहाटी वनडे में भारत ने श्रीलंका के सामने 373 रन का पहाड़ खड़ा किया और इस विशाल स्कोर के सूत्रधार बने विराट कोहली। 2 साल के इंतजार के बाद विराट के बल्ले ने घरेलू मैदान पर धूम मचाई है और महज 80 गेंदों पर शानदार शतक जड़ दिया। 2019 के बाद अपनी जमीन पर विराट का यह पहला शतक है, लेकिन गुड न्यूज यह है कि रन मशीन अब रंग में आ चुकी है। अब फर्क नहीं पड़ता कि सामने विरोधी कौन है। बांग्लादेश के खिलाफ इस पारी में विराट ने कुल 87 गेंदों पर 113 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का भी जमाया। शतकों की हाफ सेंचुरी से अब किंग कोहली महज 5 कदम दूर हैं। वनडे में सबसे ज्यादा शतक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 463 मैचों में कुल 49 शतक जमाए हैं। विराट कोहली ने 45 वनडे शतक पूरे करने में महज 266 मैच खर्च किए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।